हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का आरजीएस एकेडमी पर। एक बार फिर से चलिए शुरू कर देते हैं। मैंने आज जो चैप्टर उठाया हुआ है वो यूबी स्पेशल से है। मैंने पिछले वाले वीडियोज में चोल काल को पूरी तरह से क्लियर करा दिया है और आज का वीडियो कुछ छात्रों की, मेरे ऑफलाइन छात्रों की और ऑनलाइन छात्रों की मांग पे है। यूपी स्पेशल के लिए यूपी स्पेशल का एक चैप्टर है उसके उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला और मूर्ति कला और उससे संबंधित व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में है। तो आज उस पर हमारा वीडियो, उस पर चर्चा होगी और इस एक वीडियो में पूरी तरह से उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट बन करके आता है, या उत्तर प्रदेश में नृत्य की बात करें या स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर निर्माण शैली की बात करें या हम चित्रकला शैली की बात करें या मतलब गायन शैली की बात करें, तो उससे संबंधित व्यक्ति और उनकी उपलब्धि और मेनली यूपी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर प्राचीन भारत के इतिहास में देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास में अगर यूपी से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मंदिर निर्माण कला के, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, तो वो मुख्य रूप से गुप्त काल से ही मिलना शुरू होते हैं। हालांकि पाषाण काल में भी कुछ मूर्तियां प्रस्तर की, या हम कह सकते हैं बाद में सिंधु सभ्यता में भी कुछ चीजें मिली हुई हैं, लेकिन वो खास महत्व की नहीं है। तो सबसे पहले हमारा फैक्ट जाता है, अगर स्थापत्य कला में मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो मूर्ति निर्माण कला, ठीक है, तो मूर्ति कला में मंदिर निर्माण कला, ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था, क्योंकि मंदिर में ही मूर्तियों की स्थापना करी जाती थी। तो मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण शैली का जन्म किस समय में हुआ था? तो हमारा ऑप्शन जाता है गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। ये हमारा पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, अब गुप्त काल, दूसरा फैक्ट, गुप्त काल कालीन मंदिरों के अवशेष, मंदिरों के अवशेष कहां कहां से हमको मिलते हैं? ये वाला क्वेश्चन हमारा हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में भी गुप्त काल से पूछा जाता है। तो यूपी में स्पेशली गुप्त काल के जो मंदिर मिले हैं वो कहां पर मिले हैं? तो दो तीन जगह हैं। उसमें एक है हमारा देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर ये पड़ता कहां पे है? तो इसको हमको याद करके रखना है, झांसी। यहां से क्वेश्चन आता है कि दशावतार का मंदिर कहां पे है, तो हमारा ऑप्शन है झांसी में है। झांसी अगर ऑप्शन दे तो झांसी, और देवगढ़ दे तो देवगढ़, और विष्णु का मंदिर है, क्योंकि गुप्त काल के जो शासक थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो अगर क्वेश्चन करे कि दशावतार मंदिर किसका है, तो हमारा ऑप्शन जाता है विष्णु जी का है। और दूसरा जो मंदिर मिलता है वो मिलता है भीतरगांव, भीतरगांव का मंदिर। ये कहां पे है? ये हमारा कानपुर में है। इसकी एक विशेषता है कि यह ईंटों से बना है, ठीक है। तो भीतरगांव का मंदिर कहां पे है? तो कानपुर में है। और तीसरा एक भीतरी है, भीतरी, ये मंदिर मिला है हमारे गाजीपुर से। तो गुप्त काल में यूपी राज्य के 3 जिलों से मेनली जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इन तीनों को याद करके रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी का भीतरगांव का मंदिर, कानपुर का ईंटों से बना हुआ है, फिर भीतरी मंदिर गाजीपुर का। अब ये किस चीज के हैं, इसमें स्थापत्य निर्माण शैली में क्या क्या प्रयोग हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के स्थापत्य कला के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में स्थापत्य शैली के 2 नमूने मिलते हैं। स्थापत्य शैली के हमको, या स्थापत्य कला के 2 नमूने हमको मिलते हैं, 2 उदाहरण मिलते हैं। एक है पहला क्या? मुगल शैली, मुगल शैली, और दूसरा क्या है? शर्की शैली, शर्की शैली, ठीक है। तो मध्यकाल में हमको मुगल शैली और स्थापत्य कला के अंतर्गत मुगल शैली और शर्की शैली देखने को मिलती है। तो यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन जो है, जो यूपी स्पेशल से संबंधित है, उसको हम देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है या कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाली चीज बहुत ही अहम है।
सॉरी, थोड़ा सा माइक देखने लगे। चलिए इसको यहीं पे सेट कर देते हैं, दिख नहीं रहा था। हाँ ठीक है, तो मुगल शैली और सरकी शैली। और अब यहाँ से हमारा चौथा फैक्ट बन करके आता है कि मुगल शैली, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना, सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन जाता है ताजमहल। ताजमहल जो कि कहाँ पे है? आगरा में है। और अगर क्वेश्चन आता है कि शर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? शर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना या उदाहरण हमको कहां से मिलता है? कौन सा है? तो अटाला मस्जिद। ये अटाला मस्जिद कहां पे है? ये शर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलता है हमको जौनपुर में। ठीक है, तो ये दोनों को फैक्ट बहुत ही आईएमपी हैं, इनको हमको देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। अब अगर आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली की बात करें तो आधुनिक स्थापत्य शैली का प्रमुख आधुनिक स्थापत्य शैली की प्रमुख शैली जिसको क्या बोला जाता है? लखनऊ शैली। लखनऊ शैली। अब अगला फैक्ट जाता है सातवां, लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना या सर्वोत्कृष्ट नमूना। लखनऊ शैली का विशुद्ध या सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? लखनऊ में ही है बड़े इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़ा का हाल। तो क्वेश्चन बड़ा इमामबाड़ा भी पूछ सकता है, बड़ा इमामबाड़े का हाल भी दे सकता है। तो जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसे हम लोग इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगली चीज देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अब आते हैं कुछ चित्रकला शैली में कुछ फैक्ट देखते हैं। मुगल चित्रकला शैली, मुगल चित्रकला शैली यूपी से संबंधित है। यहाँ पे मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शासक हुमायूं ने रखी। ठीक है, अब अगला फैक्ट अगर देखें, नौवां फैक्ट, चित्रकला शैली का स्वर्णकाल। चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है जहांगीर। उसी प्रकार से अगला फैक्ट यहां पे देख लेते हैं, स्थापत्य कला शैली का स्वर्णकाल तो ये शाहजहां का काल था। शाहजहां का काल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन वन लाइनर है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। मुगल शैली के स्थापत्य शैली के अंतर्गत स्वर्णकाल किसका था? ये मुगल शैली की बात हो रही है, या हम कह सकते हैं मुगल काल की बात हो रही है, हम कह सकते हैं मध्यकाल की बात हो रही है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में या मुगल काल के इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? तो जहांगीर के समय का। और चित्रकला शैली का स्वर्णकाल यही मध्यकाल, या वही बात हो जाएगी मध्यकाल का कहें या हम इसको मुगल काल कहें, क्योंकि स्थापत्य कला
प्राचीन भारत के इतिहास में स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये मध्यकाल की बात हो रही है, मध्यकाल या मुगल काल की बात हो रही है। ठीक है, एक बहुत ही आईएमपी चीज है जो 10वां फैक्ट हमको देखना है कि काशी नरेश, जो काशी के नरेश हुए थे, काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला की शैली कौन कौन सी थी? तो एक अपभ्रंश और दूसरी कंपनी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन है चित्रकला से संबंधित है, या कंपनी नहीं, कंपानी शैली किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन जाता है कि चित्रकला शैली से संबंधित है, और यह काशी नरेश के संरक्षण में इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आईएमपी हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीजें मैंने इस चित्रकला के अंतर्गत बताई हैं। अब इसको मिटाते हैं, मिटा करके कुछ और फैक्ट हैं जिसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद चित्रकला या गायन कला या संगीत कला से संबंधित जो घराने हैं जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, उस वाले एरिया को टच करूंगा। अभी कुछ और वन लाइनर फैक्ट है, उसको देखने के बाद चलिए अब कुछ और फैक्ट हैं। अगला फैक्ट अगर देखा जाए तो पहले से शुरुआत करते हैं। लखनऊ चित्रकला शैली, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक। ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन थे, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार थे। असित, इससे नहीं होगा, इससे देखते हैं। असित कुमार हलदार। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अगला फैक्ट हमारा जाता है कि आधुनिक चित्रकला शैली की, आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं, प्रमुख शैलियां हैं। तो आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि दो प्रमुख शैलियां हैं। पहला कौन सा है? पहला है वाश, और दूसरा कौन सा है? टेम्पा। वाश और टेम्पा। टेम्पा को लखनऊ शैली भी बोला जाता है। ठीक है, तो वाश और टेम्पा किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन करता है कि वाश और टेम्पा किससे संबंधित है, हमारा ऑप्शन जाता है कि चित्रकला से संबंधित है, और आधुनिक चित्रकला की ये दो प्रमुख शैलियां हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है। अब चित्रकला से संबंधित दो तीन व्यक्तित्व हैं, उनको यहां पर देखते हैं, फिर आगे चल करके कुछ और लोगों को देख लेंगे। तीसरा, चित्रकला शैली में ग्राफिक विद्या, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की। ललित मोहन सेन ने की। आईएमपी फैक्ट है। चित्रकला शैली में एक प्रमुख विद्या है, एक प्रमुख मतलब कह सकते हैं कि कार्य है या शैली है, जिसको ग्राफिक विद्या कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने करी थी? तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा कि ललित मोहन सेन जी ने चित्रकला शैली में उत्तर प्रदेश में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की थी। फिर एक और है, या ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि ललित मोहन सेन किससे संबंधित हैं?
किस शैली से संबंधित है या किस कला से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन है चित्रकला से संबंधित है। चौथा फैक्ट की अगर बात करें तो एक हमारे और चित्रकार हैं, बहुत ही फेमस हैं यूपी के, जिनका नाम है चमन सिंह। चमन सिंह, चमन सिंह ने चमन सिंह ने चित्रकला व मूर्तिकला दोनों पर, चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। तो यहाँ पे चमन सिंह की अगर बात हो रही है तो चमन सिंह किस किस चीज के विशेषज्ञ थे, अगर क्वेश्चन करता है तो हमारा ऑप्शन है चित्रकला के विशेषज्ञ थे और मूर्तिकला के विशेषज्ञ थे। और क्वेश्चन करे 50 से अधिक पुस्तकें किसने जो है चित्रकला और मूर्तिकला पे लिखी, तो हमारा ऑप्शन जाता है चमन सिंह जी ने लिखे थे। इसके बाद के चित्रकारों में अगर एक रणधीर सिंह बिष्ट है, रणधीर सिंह बिष्ट, इनको पहाड़ी चित्रकला में विशेषज्ञता थी, पहाड़ी चित्रकला। और एक अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल। तो अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणधीर सिंह बिष्ट किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन है चित्रकला से संबंधित है, या अमृता शेरगिल का संबंध किससे है, स्थापत्य कला, चित्रकला वगैरह वगैरह, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि चित्रकला से संबंधित है। तो ये लोग उत्तर प्रदेश की चित्रकला में इन्होंने विशेष योगदान दिया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ और आईएमपी फैक्ट पे। मध्यकाल में, चूंकि मध्यकाल में, अब देखिए चूंकि मध्यकाल में कुछ ऐसे मतलब गायक हुए हैं जिसमें से अमीर खुसरो का नाम बहुत ही आईएमपी है, और अमीर खुसरो से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। क्योंकि अमीर खुसरो पटियाली कासगंज के थे, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के निवासी थे, इसलिए वहां से क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाता है। तो अमीर खुसरो, मध्यकाल में अमीर खुसरो ने, इनको तोतिए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ईरानी प्लस फारसी प्लस भारतीय रागों का मिश्रण किया। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्ट्री में भी पूछा गया है कि ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का सम्मिश्रण या मिश्रण किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि अमीर खुसरो ने। इनको तोतिए हिंद भी कहा जाता है। और इनकी क्या देन है, इन्होंने कुछ वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी किया था और कुछ गायन शैली को भी विकसित किया था, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि 7वां फैक्ट है कव्वाली। कव्वाली गायन की एक कला है, शैली है। तराना, कौल कलवान, कौल कलवान गायन शैली की खोज अमीर खुसरो ने की। अमीर खुसरो ने की। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कव्वाली के बारे में पूछा गया है कि कव्वाली की खोज किसने करी थी, या कव्वाली का आविष्कार किसने किया था, कव्वाली को जन्म किसने दिया था, अमीर खुसरो जी ने दिया था। और तराना की भी अगर बात करें और कौल कलवान की भी बात करें, और भी उन्होंने रागों का उन्होंने मतलब उन्होंने जन्म दिया था। तो मेनली ये 3 है, कव्वाली, तराना, कौल कलवान। इन गायन की शैली की खोज किसने करी, तो अमीर खुसरो ने करी थी। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ट्रेडिशनल हो चुका है। वाद्य यंत्र में तबला और सितार, कई बार एग्जाम में पूछा है कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो जी ने किया था। तबला व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो, किसने किया, अमीर खुसरो।
ने की थी। तो इसको भी हमको एकदम से रट के रखना है कि तबला और सितार वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो जी ने किया था। एक संगीत से ही संबंधित संत थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से क्या चीज आईएमपी है यूपी स्पेशल में, संत वल्लभाचार्य ने मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की। यहां से भी क्वेश्चन किया गया है कि मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसके साथ संगीत के साथ आप पूजा करने की शुरुआत किसने करी थी, तो संत हरिदास या संत वल्लभाचार्य जी ने करी थी। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी बहुत ही आईएमपी है। अब थोड़ा चलते हैं संत रविदास जी की तरफ या संत हरिदास जी की तरफ। ठीक है, स्वामी हरिदास जिनको कहा जाता है, तो स्वामी हरिदास से क्या फैक्ट हमारा आईएमपी है, स्वामी हरिदास कहाँ के निवासी थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी हरिदास निधिवन वृंदावन में रहते थे। कहाँ रहते थे, निधिवन वृंदावन में रहते थे। ठीक है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन इनका जन्म हरिदासपुर, इनके नाम से ही है। हरिदासपुर कहाँ पड़ता है, अलीगढ़ में। इनका जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। तो इस क्वेश्चन पे बहुत ही मतलब कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। अगर क्वेश्चन करता है कि निवास कहाँ करते थे, तो हमारा ऑप्शन जाता है वृंदावन या निधिवन, जो भी ऑप्शन में दे। ठीक है, लेकिन अगर इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हरिदासपुर, और हरिदासपुर कहाँ पड़ता था, अलीगढ़। तो अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस को हमको समझ करके ऑप्शन पे टिक करना होगा। ठीक है, और इन्होंने गायन शैली के कुछ रागों का प्रवर्तन किया था। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किसका अगर कहा जाए तो ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन इन्होंने ही किया था। प्रवर्तन। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ध्रुपद और धमार राग का प्रवर्तन किसने किया था, तो बहुत से लोग तानसेन वगैरह को ऑप्शन में लगा देते हैं, जो कि गलत है। ध्रुपद गायन के तानसेन क्या थे, मतलब काफी विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्होंने इसका प्रवर्तन नहीं किया था। इसका प्रवर्तन या आविष्कार किसने किया था, स्वामी हरिदास जी ने किया था। ठीक है, और एक जो अकबर के दरबार में रहने वाले तानसेन जी थे, तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। स्वामी हरिदास से संबंधित हैं, तो हरिदास के शिष्य थे। स्वामी हरिदास के 8 शिष्य थे। अगर क्वेश्चन करें कि कितने शिष्य थे, तो हमारा ऑप्शन जाता है 8 शिष्य थे, जिसमें से तानसेन सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे, जो बाद में अकबर के नवरत्नों में से एक रहे और उनके मुख्य दरबारी कवि भी रहे थे। तो स्वामी हरिदास के एक इसके शिष्य थे तानसेन जी, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके 8 शिष्यों में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। और बैजू बावरा, इनके शिष्य में बैजू बावरा, या इन्हीं को बैजनाथ भी कहा जाता है, ये भी इनके ही शिष्य थे, बैजू बावरा। ठीक है, तो ये वाले अब आगे चल करके तानसेन ने भी कुछ रागों का प्रवर्तन किया था, तो उस टॉपिक को देख लेते हैं। इसके बाद फिर कुछ और फैक्ट देखा जाएगा। फिर इसके बाद हम घराने पर चलेंगे, और कौन किस घराने से और किस वादन में या गायन शैली में विशेषज्ञ था, उस वाले फैक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब तानसेन किस चीज में पारंगत थे, वही बात आ गई। तानसेन पारंगत थे
पारंगत थे, किस गायन की किस शैली में? तो हमारा ऑप्शन होगा ध्रुपद। ध्रुपद और राग दीपक। राग दीपक, वीणा वादन। ठीक है, अभी हमने हमने पीछे पढ़ा है कि ध्रुपद का प्रवर्तन किसने किया था? हरिदास जी ने किया था। लेकिन अगर इसकी पारंगतता की बात आए तो इसमें महारत हासिल करी थी किसमें? तानसेन जी ने। तो ध्रुपद का, राग दीपक का और वीणा वादन, इसमें पारंगत कौन थे? तानसेन थे। कभी कभी रागों की कई श्रेणियां, जैसे राग मेघ, राग मेघ में कौन पारंगत था? तो कई कई बार कुछ लोग कंफ्यूजन में ऑप्शन तानसेन को देते हैं, जो कि गलत है। तानसेन राग दीपक के पारंगत थे। राग दीपक गायन कला के पारंगत थे, ना कि राग मेघ के। ठीक है, तो अब अगला अगर देखा जाए, दूसरा फैक्ट अगर यहां से हम देखें तो बैजू बावरा, यही बैजू बावरा जो पीछे हमने जिनका जिक्र किया है, इनका नाम बैजनाथ भी है। बैजनाथ ये पारंगत थे, पारंगत थे राग मेघ। किस गायन शैली में? राग मेघ। यानी कि बिन मौसम के ही बारिश करा देते थे, बादलों को बुला करके। वैसे ही तानसेन क्या करते थे? दीपक जला देते थे अपनी गायन कला से। ठीक है, तो राग मेघ में पारंगत कौन थे? बैजनाथ या बैजू बावरा जी थे। ठीक, तो अगला फैक्ट अगर देखा जाए, तीसरा, सुल्तान हुसैन शाह शर्की। सुल्तान हुसैन शाह शर्की, शर्की हुसैन, सॉरी, हुसैन शाह शर्की ने बड़े ख्याल, बड़े ख्याल शैली का प्रवर्तन किया, का प्रवर्तन किया। अब देखिए, गायन शैली में बड़े ख्याल शैली के जन्मदाता कौन थे? तो जौनपुर के सुल्तान, सॉरी यार, सुल्तान हुसैन शाह, हाँ, हुसैन शाह शर्की जी थे, जिन्होंने बड़े ख्याल गायन की शैली का प्रवर्तन किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही VIMP है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। हुसैन शाह शर्की ने जौनपुर के सुल्तानों में अगर स्थापत्य कला की बात करें या मतलब संगीत की बात करें, तो इसमें इसकी काफी रुचि थी। तो इसने जो है बड़े ख्याल शैली का प्रवर्तन किया था, सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने। संगीत की दृष्टि से अगर बात करें, संगीत की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से लखनऊ, लखनऊ घराने, लखनऊ घराने का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? वाजिद अली शाह के काल को। वाजिद अली शाह 1857 की क्रांति से संबंधित है ये, नवाब वाजिद अली शाह। तो अगर संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल की अगर बात करें या क्वेश्चन करें, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नवाब वाजिद अली शाह के काल को संगीत के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल कहा जाता है, लखनऊ घराने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा, आधुनिक, आधुनिक शास्त्रीय, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद, उस्ताद फैयाज खां को। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही VIMP है,
यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो अगर क्वेश्चन में हमारे आता है, अगर मान लीजिए कि आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है कि उस्ताद फयाज खां को आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक और उठा हुआ है, इनको एक उपाधि दी गई थी। तो इस छठे फैक्ट में देखें, उस्ताद फयाज खां को आफताब ए मौसीकी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संगीत का सूर्य, की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि संगीत का सूर्य या आफ्ताब मौसीकी किसकी उपाधि थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है किसकी, उस्ताद फयाज खां की उपाधि थी। तो ये वाला फैक्ट भी हमको फयाज खां से, ये दो फैक्ट बहुत ही आईएमपी है, ये फैक्ट हमको दोनों रट करके रखना है। ठीक है, अब अगर बात करें हम वाजिद अली शाह के शासनकाल में, तो वाजिद अली शाह के शासनकाल में एक चीज और है फैक्ट जो कि बहुत ही आईएमपी है। 7वें फैक्ट में इसको देखेंगे, नवाब वाजिद अली शाह के समय सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली, तो गायन की एक शैली है जिसको ठुमरी कहा जाता है। ठुमरी गायिका, ठुमरी गायक भी होते हैं, तो ठुमरी शैली। अब यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि भैया वाजिद अली शाह के शासनकाल में गायन की कौन सी शैली जो सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि ठुमरी थी। ठीक है, और वाजिद अली शाह खुद जो है ठुमरी की बंदिशें तैयार करता था एक दूसरे उपनाम से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वाजिद अली शाह किस नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करता था या लिखता था। ठीक, तो ये वाला फैक्ट भी हमारे लिए आईएमपी बन जाता है कि वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें अख्तर पिया उपनाम से तैयार करता था। ये भी बहुत ही वीआईएमपी है। यहां से अख्तर पिया उपनाम से कौन ठुमरी की बंदिशें तैयार करता था, तो हमारा ऑप्शन है वाजिद अली शाह, या वाजिद अली शाह का उपनाम क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाता है अख्तर पिया। ठीक है, और वाजिद अली शाह को किसमें विशेषज्ञता प्राप्त थी गायन शैली की, तो हमारा ऑप्शन जाता है ठुमरी गायन शैली की। तो वाजिद अली शाह से ये दो फैक्ट बहुत ही आईएमपी थे। अगला फैक्ट अगर देखें तो इसके दरबार में, ठीक है, 9वां फैक्ट, वाजिद अली शाह के दरबार में, वाजिद अली शाह के दरबार में, ये भी दोनों लोग बहुत ही वीआईएमपी हैं, दरबार में बिंदा देन, ये किससे संबंधित है, कथक से। ये भी क्वेश्चन किया गया है, कथक नृत्य से संबंधित है। बिंदा देन और कोदऊ सिंह, ये किससे संबंधित थे, ये पखावज वादक थे। पखावज वादक निवास करते थे या रहते थे, या उनको संरक्षण प्रदान किया था, निवास करते थे। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, यहां से क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है कि स्वामी बिंदादीन या कोदऊ सिंह किसके दरबार में रहते थे, या कि किसने संरक्षण प्रदान किया था, तो वाजिद अली शाह ने। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बिंदादीन
मतलब किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कथक से संबंधित है। कोदऊ सिंह किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाता है पखावज वादक से संबंधित है। ये दो फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। इसको क्लियर करने के बाद अब अगर आगे देखा जाए, एक फैक्ट और है इसका, कथक नृत्य है। कथक नृत्य में ठुमरी गायन, ठुमरी गायन को शामिल किया, को शामिल किया बिंदादेन ने। अब यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कथक नृत्य में, कथक जो नृत्य की शैली है, इसमें नाचने के साथ साथ ठुमरी गायन शैली यानी गाने की भी जो परंपरा थी, इसकी शुरुआत किस गाने की शैली, किस गायन शैली की, ठुमरी गायन शैली की शुरुआत कथक में किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन क्या जाता है, बिंदादेन जी ने करी थी। ये वाला फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी था। ठीक है, अब हम घराने पर चलते हैं। कुछ घराने हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो और किस घराने से कौन संबंधित है, यहां से चलेंगे। एक फैक्ट यहाँ पे देखने के बाद इसको मिटाऊंगा, फिर वहां पे चलूंगा। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर व इटावा, इटावा, इटावा यानी यहाँ का एक घराना है गौरीपुर। ठीक है, अगर गौरीपुर घराना किस जिले से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि इटावा से संबंधित है। तो गौरीपुर जो घराना है, गौरीपुर जो है, ये घराना किसके लिए फेमस है, तो सरोद वादन के लिए, सरोद वादन। ठीक है, एक घराना और है मेरठ का, मेरठ का अजराड़ा, अजराड़ा घराना तबला वादन के लिए फेमस है, तबला वादन। यहां से कैसे क्वेश्चन किया गया है कि गौरीपुर घराना किससे संबंधित है, तो मतलब सरोद वादन किसके लिए फेमस है, सरोद वादन के लिए फेमस है। शाहजहांपुर घराना किसके लिए फेमस है, तो सरोद वादन के लिए फेमस है। ये गौरीपुर घराना किसके लिए फेमस है, तो सरोद वादन के लिए फेमस है। या गौरीपुर घराना मतलब किस जिले से संबंधित है, तो इटावा से संबंधित है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो अजराड़ा घराना है कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन जाता है मेरठ में है। और ये किस लिए फेमस है, तो हमारा ऑप्शन जाता है तबला वादन के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ के जितने भी लोग निकले वो तबला वादन के विशेषज्ञ थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे घरानों से संबंधित कुछ लोगों को और किस चीज में उनको विशेषज्ञता हासिल थी। ठीक है, इसको मिटाने के बाद उस वाले फैक्ट को देखते हैं। चलिए, अच्छा एक फैक्ट और थोड़ा सा वाराणसी से, दो फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। तबले के लखनऊ घराने, लखनऊ घराना की शुरुआत, की शुरुआत, शुरुआत दो लोगों ने करी थी, मोदू खां, खां, और एक का नाम था बख्शूर, बख्शूर खां। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लखनऊ का जो लखनऊ का जो तबला घराना है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो बख्शूर खां जी ने और मोदू खां जी ने, दो लोगों ने शुरू करी थी। और तबले के वाराणसी घराने से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि तबले के वाराणसी घराने की शुरुआत किसने करी थी। दूसरा यहां पे देख लेते हैं, तबले के वाराणसी घराने, घराने की शुरुआत, घराने की शुरुआत, तो ये थे पंडित राम सहाय, पंडित राम सहाय।
तो अगर पूछे कि तबले के वाराणसी घराने की शुरुआत किसने करी थी, तो हमको इनका नाम याद करके रखना है, पंडित राम सहाय ने। यहीं से दो तरह से क्वेश्चन और बन जाता है कि मोदू खां बख्शू खां को महारत हासिल थी या किससे संबंधित है, तो तबले से संबंधित है, तबला वादक है, ठीक है। और पंडित राम सहाय किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन है ये भी तबला वादन से संबंधित है। लेकिन ये पंडित राम सहाय वाराणसी घराने से हैं और मोदू खां और बख्शूर खां लखनऊ घराने से है। क्वेश्चन आया हुआ है और आईएमपी भी है। अब हम लोग देखेंगे घराना और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब हम पहले फैक्ट पे चले। लखनऊ, लखनऊ में लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, इस लखनऊ घराना में हम चलेंगे सबसे पहले तबला वादन, तबला वादक, तबला वादक। तो ऊपर मोदू खां बख्शूर खां को हमने देख ही लिया है, तो मोदू खां बख्शूर खां, बख्शूर बख्शूर खां, वाजिद हुसैन खां, वाजिद हुसैन खां, हिरेंद्र गांगुली, हिरेंद्र गांगुली। तो यहां से क्वेश्चन तीन कैसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ घराने से ये इनको ये भी पूछ सकता है कि बख्शूर खां, मोदू खां या हिरेंद्र गांगुली या वाजिद हुसैन खां किस घराने से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन है लखनऊ घराने से संबंधित है। और भी लोग हैं लेकिन ये तीन चार लोग बहुत ही आईएमपी हैं। और ये किस वादन में मतलब किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि ये लोग तबला वादक है और लखनऊ घराने से संबंधित है। अब देखें कुछ और लोगों को, ख में देखें, ख में वाराणसी, वाराणसी में देखते हैं घराना या बनारस घराना, इसमें भी देखेंगे हम तबला वादक। वहां तबला वादक देखे हैं तो वहां भी तबला वादक हम लोग देख देते हैं। तो तबला वादक में राम सहाय जिन्होंने शुरुआत करी थी, राम सहाय, जानकी सहाय, जानकी सहाय, तीन लोगों के नाम में सहाय लगा हुआ है। पंडित दुर्गादास, दुर्गादास सहाय, पंडित दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, कंठे महाराज, महावीर भट्ट, महावीर भट्ट, वाचा मिश्र, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र, समता प्रसाद मिश्र, इनको गुदई महाराज भी कहा जाता है, उर्फ गुदई महाराज, उर्फ गुदई महाराज। रामजी मिश्र, रामजी मिश्र। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, महावीर भट्ट, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र या उर्फ गुदई महाराज या रामजी मिश्र किस घराने से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वाराणसी घराने से संबंधित है। और किसके मतलब किस वादन कला के विशेषज्ञ है, तो क्या बजाते हैं, तो तबला वादक है, ठीक है। तो क्या बजाते हैं और किस घराने से संबंधित है, ये फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दो लोगों को हम दो फैक्ट हमने देख लिया। अब तीसरे फैक्ट पे आया जाए। बनारस घराने में ही देखा जाए, बनारस घराना, बनारस घराना में हम देखेंगे सितार वादक, सितार, सितार वादक कौन कौन है भैया बनारस घराने के सितार वादक जो विशेषज्ञ है, फेमस है, प्रसिद्ध है।
सितार वादक हैं। तो बनारस घराने में अब सितार वादक की बात करें तो इसमें अलाउद्दीन खां आएंगे, अलाउद्दीन खां। इनके शिष्य अलाउद्दीन खां और इनके शिष्य हैं पंडित रविशंकर, जो कि बहुत ही फेमस सितार वादक, पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां, मुश्ताक अली खां। एक है हमारे वीरेंद्र कुमार मिश्र, वीरेंद्र कुमार मिश्र। और भी लोग हैं, लेकिन इन 4-5 लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अलाउद्दीन खां, अब यहाँ से क्वेश्चन उसी तरह से पूछेगा कि अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां और वीरेंद्र कुमार मिश्र किस घराने से संबंधित हैं? तो ये लोग बनारस घराने से संबंधित है। और मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं या किसके विशेषज्ञ हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सितार वादक है। तो घराना और वादन और किसके मतलब कहाँ के हैं, ये फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और मिटाने के बाद कुछ और घराने हैं उसको देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को क्लियर करते हैं। आइए कुछ घरानों को देख लेते हैं, किस घराने से कौन से लोग संबंधित हैं। यहाँ से क्वेश्चन या तो सुमेलित करने के लिए या तो वन लाइनर पूछ देता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा लखनऊ घराना, ठीक है। अब लखनऊ घराने में हम सितार वादक की बात कर रहे हैं। सितार वादक कौन कौन से हैं? रजा खां जी हैं, गुलाम मोहम्मद जी हैं, रहीम सेन जी हैं और इलियास खां हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, वहीं से मैं उन्हीं लोगों को मैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप करता है और जहाँ से संभावना होती है, जो फेमस व्यक्तित्व है इस क्षेत्र के, वहीं से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लखनऊ घराना में सितार वादक में रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन और इलियास खां, ठीक है। दूसरे पर बनारस घराना देख रहे हैं। बनारस घराना में हम लोग पखावज वादक देखेंगे। तो शंभू महाराज जी पखावज वादक हैं, पागल दास महंत, इनको क्वेश्चन में दोनों लोगों को पूछा गया है। अमरनाथ, मन्नू मिश्र और भोलानाथ, खासकर शंभू महाराज और पागलदास महंत जी को पूछा गया है कि किस घराने से संबंधित है, या ये भी क्वेश्चन किया गया है कि कौन से वादक है, तो ये वाला चीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है सादिक अली खां। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन से वादक थे? तो ये सारंगी वादक थे और किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित थे, ठीक है। अगले वाले फैक्ट की तरफ चले हम। तो अब बनारस घराने में फिर आते हैं। बनारस घराने में सारंगी वादक को देखते हैं तो पंडित राम बख्श जी, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, बंसी महाराज, शंभुनाथ मिश्र और वीरई महाराज, ये लोग क्या है? सारंगी वादक है और बनारस घराने से संबंधित हैं। गणेश जी, हनुमान मिश्र वगैरह, शंभुनाथ मिश्र जी को एग्जाम में पूछा गया है। अब बनारस घराने के शहनाई वादक को अगर देखें तो बनारस घराने के शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी थे और मुमताज खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां अब तो नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पुटअप होता रहता है। लखनऊ घराने में वायलिन वादक को देखते हैं। वायलिन वादक ओंकार नाथ ठाकुर से क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब क्या बजाते थे और किस घराने से संबंधित है, और बी ए गोस्वामी जी दोनों IMP हैं। और यहाँ पे ये फैक्ट हमारा है, श्रीमती एन राजम, इनका भी पूछा गया है। ये वायलिन वादक, ठीक है, और किस घराने से संबंधित थी? बनारस घराने से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दुल्ले खां व सखावत हुसैन खां, ये लखनऊ घराने के हैं और ये सरोद वादन के लिए फेमस हैं। रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया से खूब पूछा गया है। ये लोग प्रयागराज से संबंधित हैं और क्या है? बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया से पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, पूछा गया है। बनारस घराने के ख्याल गायकों में मेनली जो है राम सेवक मिश्र जी का नाम आता है, छन्नूलाल मिश्र जी का नाम आता है, शिवा पशुपति मिश्र जी का नाम आता है, राजन साजन मिश्र जी का नाम आता है। इनका तो बनारस में जो संकट मोचन का मंदिर है वहां पे इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। धर्मराज मिश्र जी हैं और अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र जी हैं, ये लोग बनारस घराने से संबंधित है और ख्याल गायकी से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है और किस घराने के हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। चलिए इसको बिठा करके फिर आगे बढ़ता हूँ और कुछ घराने और हैं उसको देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे। अब आते हैं हम बनारस घराने में ठुमरी ठप्पा गायक को में देख लें। तो पहला हमारा जाता है बनारस घराना। बनारस घराना में थोड़ा बंद हो गया था। बनारस घराने में हम लोग देखेंगे ठुमरी,
टप्पा, ठुमरी और टप्पा, टप्पा गायिकाओं में देखेंगे। गायिकाएं कौन कौन सी फेमस हैं? गायिकाएं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बनास घराने से संबंधित ठुमरी टप्पा गायिकाएं मेनली छोटी मैना, छोटी मैना एक है, एक बड़ी मैना है, बड़ी मैना, एक है रसूलन बाई, रसूलन बाई, एक है सरस्वती देवी। सभी लोग आईएमपी हैं, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, किस घराने से हैं और क्या गाती हैं या क्या बजाती हैं। सरस्वती बाई, एक है विद्याधरी देवी, विद्याधरी देवी, एक है मोती केसर। ये लोग फेमस हैं, ख्याल और टप्पा गायन शैली की विशेषज्ञ हैं और किस घराने से संबंधित हैं? ये लोग बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। और एक यहां से फैक्ट यहां से पूछा गया था एग्जाम में कि ठुमरी की एक शैली है पृथ्वी शैली, पृथ्वी शैली। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी शैली किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाता है ठुमरी, गायन की ठुमरी शैली से संबंधित है। और इसकी खास विशेषता क्या रही थी कि ये जो है बनारस घराना, बनारस घराने से संबंधित है या बनारस घराने द्वारा विकसित करी गई है। अगर क्वेश्चन करता है किस घराने द्वारा विकसित करी गई या कहां से सूत्रपात हुआ, तो बनारस घराने से इसका सूत्रपात हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरे में बनारसी घराने में, बनारस घराना के टप्पा, केवल टप्पा गायक और गायिकाएं, गायक गायिकाएं, गायक और गायिकाएं, ठीक है। तो इसमें नाम आ जाता है मेनली हमारे पास जो इसमें इमाम बाई जी हैं, इमाम बाई, चित्रा बाई, चित्रा बाई, अकबर अली खां, अकबर अली खां, अली खां, और एक नाम आता है शादे खां जी का, शादे खां। तो ये लोग टप्पा गायक और गायिकाएं हैं और किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। तो ये लोग टप्पा और ठुमरी गायक गायिकाओं को हमने देख लिया जो बनारस घराने से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। इसमें एक फैक्ट हमारा आता है कि उदय शंकर, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, उदय शंकर व गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, ये लोग बनारस घराने के हैं, बनारस घराने के नृत्यकार हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है खुर्शीद अली खां, खुर्शीद अली खां, खुर्शीद अली खां को लखनऊ घराने, लखनऊ के लखनऊ घराने के ख्याल गायकी का पितामह कहा जाता है, ख्याल गायकी का पितामह, पितामह कहा जाता है, ठीक है। ख्याल गायकी का पितामह किसको कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाता है खुर्शीद अली खां जी को कहा जाता है और किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। अब छठे फैक्ट में हम लोग देखेंगे लखनऊ घराने में ही, लखनऊ घराने में, लखनऊ घराना में ख्याल गायक, ख्याल गायक, अब तक बनारस घराने पर थे, अब हम लखनऊ घराने पर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का नाम निकल करके सामने आता है जो मेनली फेमस है, सूरज खां, सूरज खां, चांद खां, चांद खां,
छज्जू, छज्जू खां, दुल्ले खां, दुल्ले खां, गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन, नवाब कासिम अली, नवाब कासिम अली। तो ये लोग देखिए यहाँ पे सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, गुलाम हुसैन और नवाब कासिम अली, ये लोग कहाँ से संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और किससे संबंधित हैं? तो गायन शैली की किस विद्या से संबंधित हैं? तो ख्याल गायन शैली से ये लोग संबंधित हैं। ठीक है। अब एक फैक्ट है, दो लोग बड़े AIMP हैं, एक हैं बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, गजल, गजल व शास्त्रीय, वह शास्त्रीय गायिका थी, अब नहीं है, गायिका थी। ठीक है। इसमें दो नाम और जोड़ लेते हैं, जरीना बेगम, जरीना बेगम, जरीना बेगम, सुनीता झिंगरन, सुनीता झिंगरन। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बेगम अख्तर, बेगम अख्तर क्या गायिका, मतलब किससे संबंधित है? गजल और शास्त्रीय से गायन से संबंधित है। या जरीना बेगम और सुनीता झिंगरन किस चीज से संबंधित है? ये लोग गजल गायक या शास्त्रीय गायन कला से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किराना घराना, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। किराने घराने से संबंधित लोग, किराना घराना। तो किराना घराना में एक नाम आता है बाल कृष्ण बुबा का, कपिलेश्वरी देवी, कपिलेश्वरी देवी। ये देखिए इनका बहुत ही फेमस है गंगूबाई हंगल। यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगूबाई हंगल किस मतलब घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गंगूबाई हंगल किराने घराने से संबंधित है। कपिलेश्वरी देवी और बालकृष्ण बुआ जी किससे संबंधित है? किराना घराना से संबंधित है। एक है हमारे हीराबाई, हीराबाई बड़ोदकर, हीराबाई बड़ोदकर और प्रभा अन्य, प्रभा अन्य। ये लोग किससे संबंधित है? अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये सभी लोग किराना घराने से संबंधित हैं, जिसमें से गंगूबाई हंगल जी का कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कपिलेश्वरी देवी का भी पूछा गया है और बालकृष्ण जी का भी पूछा गया है कि ये लोग किस घराने से संबंधित है। चलिए इसको मिटाते हैं, दो तीन फैक्ट और देखते हैं, इसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे। देखिए एक व्यक्तित्व तो हमारे सामने उभर करके सामने आते हैं, जिनका नाम है अब्दुल, अब्दुल करीम, करीम खां। इनकी क्या विशेषता है? खां ने जो किराने घराने के थे, जो किराना घराना से संबंधित थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक किराना घराना से संबंधित थे, संबंधित थे। तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि किराना घराने के अब्दुल करीम खां ने हिंदुस्तानी गायन शैली को दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाया था, संबंधित थे। ने हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी शैली को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाया, दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाया। इसलिए यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, IMP भी है कि किसने दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया या प्रचार प्रसार किया। तो हमारा ऑप्शन जाता है अब्दुल करीम खां जी ने। ठीक है। अब एक और फैक्ट है जो कि IMP है, नाम है इनका श्याम रंग, श्याम रंग व सरसंग,
सरसंघ। इन लोगों की क्या विशेषता थी? सरसंघ ने आगरा के संगीत घराने, आगरा के संगीत घराने का प्रवर्तन किया, का प्रवर्तन किया। एक फैक्ट और देख लेते हैं, केसरबाई, केसरबाई व जानकी बाई, जानकी बाई, इस जानकी बाई को छप्पन छुरी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि छप्पन छुरी कौन थी, तो जानकी बाई थी। तो केसरबाई व जानकी बाई गायिकाएं प्रयागराज की हैं, प्रयागराज। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आईएमपी है। अब्दुल करीम खान है जो किराना घराने से संबंधित थे, इन्होंने हिंदुस्तानी शैली को दक्षिण भारत में क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया। श्याम रंग, अब क्वेश्चन करता है करे अगर कि आगरा के संगीत घराने का प्रवर्तन या शुरुआत किसने करी थी, तो श्याम रंग और सरसंघ दोनों दो लोगों ने मिलकर के करी थी। और केसरबाई, एक है केसरबाई और एक है जानकी बाई। तो जानकी बाई को छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो केसरबाई व जानकी बाई जो गायिकाएं हैं, ये कहाँ संबंधित है, प्रयागराज से संबंधित है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक वीडियो मैंने घराने और संगीत से संबंधित कुछ चीजें क्लियर की हैं। अब कुछ एक वीडियो और इस पर बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। तो 2 वीडियो में इस क्लास को पूरी तरह से क्लोज कर दूंगा। उसमें संगीत यूपी में कौन से संगीत या बहुत से हैं, जैसे चंगेलिया है, विदेशिया है, होरी है, कजरी है वगैरह वगैरह, बहुत से हैं, दादरा है वगैरह। तो इन सबों को देखेंगे कौन कौन से उत्तर प्रदेश में प्रचलित नृत्य हैं या संगीत हैं, और कुछ ऐसे नृत्यकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस घराने से संबंधित है। तो जो बचा हुआ चैप्टर है उसको सेकंड वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।